क्लास के साथ हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। Join your hands, close your eyes, get ready for Omkaram. Om. 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 साई राम, साई राम। और के तौर पर आज आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर। प्रेजेंटेशन यस मैम। क्विक हो रही है, चलिए आवाज आप स्टार्ट करें। ओम श्री साई राम। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा पहला काव्य है आत्म परिचय। तो हम आज इसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आत्म परिचय का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है अंतर मन का परिचय। तो इस कविता के माध्यम से कवि अपने जीवन और व्यक्तित्व की अंतर्निहित बातों को उजागर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम गीत का भाव जान लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। हम जिस संसार में जीवन जीते हैं उसका अपना तौर तरीका होता है। बहुत से लोग उसी तौर तरीके के आदी हो जाते हैं, उसी के प्रवाह में बहते रहते हैं। रचनाकार जो संसार और समाज की पारंपरिक धारा के विरुद्ध सोचता है, वो नया सोचता है एवं नया करना चाहता है, इसलिए वो नया रचता भी है। इस तरह संसार में रहना भी कवि के लिए आवश्यक है और उससे भिन्न राह बनाना भी। आइए अब हम रचना में प्रवेश करें। तो हमारी पहली पंक्ति है, मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जिसका अर्थ है कि बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूम रहा हूँ, इसके बावजूद भी मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। अगली पंक्तियां हैं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कवि कहते हैं कि उनका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया है। फलस्वरूप उनका जीवन संगीत से भर उठा है। उनका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। हमारी अगली पंक्तियां हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात उन्होंने प्रेम किया है तथा प्रेम बांटा भी है। उन्होंने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की यह आदत है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं। अर्थात जो हमारी अगली पंक्तियां हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। परंतु कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वही करता है जो उसका मन कहता है। वो दुनिया की बनाई लीक पर नहीं चलता है। तुम आगे की पंक्तियों का भी बताना है क्या? नहीं, यहाँ तक आपने बहुत सुंदर बताया आस्था, बहुत सुंदर व्याख्या। और भी कोई विद्यार्थी है जो कुछ आस्था से पूछना चाहे या यहाँ तक के काव्यांश के बारे में कुछ कहना चाहे? सभी की किताबें खुली हुई होनी चाहिए। सभी ने, उम्मीद करती हूँ, उन पंक्तियों को देखा होगा जो आस्था ने अभी व्याख्या की। और आस्था की व्याख्या के आधार पर जहां आपको अड़चन हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? यदि कोई प्रश्न है तो अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। कोई सवाल नहीं है, यानी आस्था ने व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत की। यदि कोई सवाल नहीं उठता तो दो ही बातों का अंदेशा होता है, दो ही बातों का अनुमान होता है, या तो व्याख्या बहुत अच्छी है या तो व्याख्या सर के ऊपर से निकली है। लेकिन अपने विद्यार्थियों से मुझे उम्मीद है कि सभी को, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इसलिए आस्था ने बहुत अच्छे से समझाया। यदि कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ाते हैं। ओके आस्था, प्लीज कंटिन्यू। ओके मैम, हम आगे की पंक्तियों पर बढ़ते हैं, जो है, मैं निज और के उद्गार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, जिनका अर्थ है कि कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वो साथ लिए फिरता है एवं दूसरों के साथ बांटना चाहता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उन्हें यह संसार अधूरा लगता है। इस कारण इस कारण ये उसे इस कारण ये संसार उन्हें पसंद नहीं। वो अपनी कल्पना का संसार लिए फिरते हैं। आगे की पंक्तियों पर बढ़ते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें कवि मस्त रहता है। ये संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। मैम अभी के लिए मैम इतना ही प्रिपेयर किया है। अति उत्तम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब अगर हम प्रश्नोत्तर की ओर चले, तो प्रश्नोत्तर पर जाने से पहले बताइए बेटा, अब किसी और को कुछ पूछना है क्या? जितनी व्याख्या आजा ने की, इतने ही खंड में से जो प्रश्न है वो देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा क्या है? आपकी किताब में दिए मैम हुए पहला हम्म, हाँ मैम पहला है कवि कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? वेरी गुड। आस्था के इस प्रश्न का उत्तर पूनम आप देना चाहेंगी? नो मैं अरे फिर तो क्या समझ आया बेटा? अभी आस्था ने व्याख्या दी, मैं जग जीवन का आधार लिए फिरता हूँ, ये कहने से कवि का क्या आशय है? इसी हिस्से से संबंधित ये प्रश्न है। मैम यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि उनके मन में जो भाव देखो पहले मेरी बात सुनो। आप मैम बच्चों को उत्तर मालूम है ना? तो अपनी अपनी क्षमताओं पर आप संदेह मत करो। ये मत सोचो कि हम बोले या नहीं बोले। अगर आप बोलेंगे ना, तो फिर आपको और अच्छे से अपने कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। हर बच्चे को रेडी रहना है, हर स्टूडेंट को रेडी रहना है कि मुझे आंसर करना है। ठीक है? तो आप एक बार पूनम, एक बार आप प्रश्न फिर से सुन लो। आस्था इज यस गोइंग मैम टू रिपीट द क्वेश्चन। आप फिर से सुन लीजिए, फिर आराम से आंसर दीजिए। यस यस आस्था। मैम कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? हाँ पूनम, अब बताएं आप। मैम यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि वो जग की कोई परवाह नहीं करते, उनके मन में जो भाव आते हैं वो उसे लिखते हैं। और ऐसे संसार में जहाँ पर प्रेम को ज्यादा लोग महत्व नहीं देते, वो उनका और भी उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उनके मन में जो आता है वो लिखते हैं ऐसे। वेरी गुड, गुड गुड। और कुछ, और कोई बात जो इसमें ऐड करना चाहे? मैम मान- मैं हाँ बताना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मानवी ना? यस मैम। यस मानवी, प्लीज कंटिन्यू। पूनम आप म्यूट कर सकते हैं। यस मैम हम्म। मैम कवि कहता है कि एक तरफ तो संसार की कुछ परंपराएं, कुछ कुपरंपराएं और रूढ़ियां ऐसी हैं जो उसका रास्ता रोकती हैं। वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। वह वेरी गुड। उन कुपरंपराओं को चुनौती देता है तथा उसकी परवाह नहीं करता। इस तरीके से कविता एक ओर से जग जीवन का भालिए घूमने की बात भी करता है और दूसरी तरफ जग का ध्यान नहीं करता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से। अच्छा, मानवी ने जो बताया, इसमें कुछ और ऐड करना है? भूमिका यस मैम। बताएं, भूमिका।
मैम कवि कहते हैं कि वो जग जीवन का भान लिए फिरता, मतलब वो जानते हैं, वो बुजुर्ग भी हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया देखी हुई है, तो वो जानते हैं कि दुनिया कितनी मतलबी है, सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए वो संसार में जो सच्चाई है वो उसी को लिखते हैं, संसार के लोगों की परवाह किए बिना उनकी सच्चाई लिखते हैं, मतलब जैसे वो हैं वो उसकी परवाह नहीं करते कि हाँ वो जानते हैं कि ये लोग मतलबी हैं तो मैं उन्हीं के बारे में लिखूंगा, इसलिए मैं उन पे ध्यान नहीं करते वो। हाँ, उनकी आलोचनाओं पर ध्यान नहीं करते, उनके विरोध का ध्यान नहीं करते, है ना? ठीक है, यस मैम। वेरी गुड। आस्था, सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? चलिए, कौन उत्तर देने के लिए तैयार है? आस्था के इस प्रश्न आंसर दीजिए। मैम मैं दूं? बिल्कुल, प्लीज बताएं। मैम कवि मानता है कि संसार की जो जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, उनमें लगे रहना एक तरीके से नादानी है, और दाना यहाँ मतलब संसार की जरूरतें, संसारिकता का प्रतीक है, और उनके पीछे लगे रहना मनुष्य की नादानी है, इसलिए कवि ने संसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए ये कथन कहा है। ठीक है, और भी कोई अवधारणा? वेरी गुड मानवी, अति उत्तम। इसकी मैम मैं दूं? हाँ बिल्कुल बताएं। मैम कवि कहता है कि संसार में नादान वही है जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, वही है सबसे बड़ा नादान। उनके अनुसार अपने आप को ज्ञानी समझना ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ सामने आ रही हैं। सांसारिक सुख और उपलब्धियों को ही सब कुछ मानना ये नादानी है, और आंतरिक उत्सर्ग करना यही हमारा ज्ञान है, हमारी समझदारी है। दूसरी बात जो आपने कही, ये कुछ यही जुड़ती है कि हम सांसारिक तौर पर जब सफल हो जाते हैं, चीजों को जानते हैं, तो हम ये मानने लगते हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, और अपने आप को बहुत ज्यादा सक्षम, होशियार मानना यही मनुष्य की सबसे बड़ी नादानी है। क्यों? क्यों है नादानी, बताओ? ये सबसे बड़ी नादानी क्यों है? अपने आप को सर्व समर्थ। क्योंकि मैम हाँ, मानवी बताएं। मैम वो जो संसारिकता है उसमें जूझ जूझ कर अपने आप की जिंदगी जीना भूल जाता है, और वह उसी जो दिनचर्या थी उसमें अपने आप को ढाल लेता है। में लिप्त होता जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है, जब हम ये मानने लगते हैं कि मुझे सब आता है ना, तो उस मुकाम पर क्या होता है? उस मुकाम पर जो हमारी सीखने की एक लगन है, एक ललक है, एक लालसा है, वो रुक जाती है। और जब तक हम ये मानते हैं कि मुझे बहुत सीखना है, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है, अभी मैंने जितना जानना था मैंने बहुत कम जाना है, तब हमारी ये लालसा, कुछ जानने की हमारी प्यास जब तक बनी रहती है, जब तक हम अपने आप को नादान समझते हैं, तब हम और ज्यादा जानने की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? चलिए, अब क्योंकि आपके माइक म्यूट है इसलिए यस मैम मुझे सुनाई नहीं देगा। और मंजुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? यही बोलने वाला था जो आपने बोला। नहीं तो आप वापस बोल सकते हो, क्योंकि शब्दों की कोई कमी नहीं है। शब्द भंडार हिंदी वाले विद्यार्थियों के पास बहुत होता है। जो मैंने बोला था इसको रिपीट कर दो, चलेगा? मैम इसमें बोला कि नादान वही है जहाँ पर दाना। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वह सब कुछ सीख चुका है या उसको सब कुछ आता है, वो पूरा ज्ञानी बन चुका है। हमेशा उसको सीखने की चाह उसके अंदर बनी रहनी चाहिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, और जब तक ये चाह उसके अंदर बनी रहेगी वो जिंदगी में जो भी चाहेगा वो प्राप्त करेगा, और हमेशा प्रगतिशील तरीके से बढ़ता आगे रहेगा। अति बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। देखो आपने भी बहुत सारी बातें जोड़ी, जो मैंने नहीं कहा था वो जुड़ गया। तो यही जो अभी ये नहीं सोचना है कि जो मेरे को बोलना था वो तो बोल दिया, हमेशा ये सोचना है मुझे इससे बढ़कर दो बातें और आती है, और अगर मैं उनको बताऊं, यदि मैं उन बातों को बोलूं, तो निस्संदेह मेरी कमियां मुझे समझ में आएंगी और हम और सीखेंगे। ठीक है, ओके श्रेष्ठा।
आप कुछ जोड़ना चाहोगे दोनों ही प्रश्नों के बारे में, दोनों ही प्रश्नों के उत्तर में? निवेदिता, नंदिनी, अभी आगे के प्रश्न क्या है बेटा? और प्रश्न क्या है इसमें? तो वो आगे की पंक्तियों के लिए है, अभी तक अच्छा, जो तक कराया था उसमें दो ही है। ठीक है, चलो वो आगे की पंक्तियों के लिए है। तो हम एक काम करते हैं, आस्था आप आगे की पंक्तियां पढ़िए, आगे की पंक्तियां पढ़िए। यस सर। I'm going to explain. सभी लोग ध्यान से सुन लेंगे। आगे की पंक्तियां हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, बस जो रुकेंगे मुझको आस्था, बाहर। आस्था दो पंक्ति बोल के रुकेंगे। यहाँ कवि ने बताया कि कवि युवावस्था है ना, युवावस्था में है। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ जो आपको समझनी है, जाननी है, युवावस्था हर व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बहुत सुंदर है और जिसका व्यक्ति एक लंबे समय से इंतजार करता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता भी चाहते हैं मेरा बच्चा कब बड़ा होगा। यह बड़े होने से आशय बुजुर्ग होने से नहीं होता। भाई बड़ा माने क्या, 50 साल का, 60 साल का, ऐसा तो माता पिता नहीं सोचते। मेरा बच्चा कब बड़ा होगा, बड़ा होगा यानी वो कब टीन एजर्स में आएगा। ठीक है, तो वो कब टीन एजर्स में आएगा यानी वो कब मेरी बात को समझने के योग्य होगा, वो कब मेरी बात में अपना समर्थन देने के योग्य होगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब यौवन आता है, जब ये किशोरावस्था आती है, जब एडोलेसेंस पीरियड आता है, उसके साथ साथ अवसाद भी आता है। अवसाद का आशय है यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, हमारे अंतर मन में उठने वाले बहुत सारे संवेग होते हैं, बहुत सारी उत्तेजनाएं होती हैं। इन उत्तेजनाओं के चलते हम अपने कुछ सपने पूरे कर पाते हैं, कुछ हमारी अभिलाषाएं पूरी नहीं होती हैं। तो जहां हमारी इच्छाएं, जहां हमारी अभिलाषाएं, चाहे वो मुंह हो, चाहे वो किसी प्रकार का कुछ पाने की ललक हो, लालच हो, ना, लोभ हो या प्रेम हो, कुछ भी हो, जब वो पूरा नहीं होता तो मन में अवसाद उत्पन्न होने लगता है। तो कवि कहते हैं कि मैं यौवनावस्था में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कवि का जो इशारा है वो शायद इस ओर है कि कवि ने जिसे प्यार किया, जिसे चाहा, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी परिस्थिति, जिसे चाहा वो नहीं मिला, नहीं मिलने पर कवि के मन में अवसादों का आना आरंभ हो गया। आगे की दो पंक्तियां पढ़े आस्था। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ फिर वही बात स्पष्ट हो गई है, कवि क्या बता रहे हैं कि जो उसे अंदर से उद्वेलित करता है, जो उसे अंदर से बार बार झकझोरता है, वो विचार शायद किसी की याद है ना, किसी के प्रति उसका प्रेम है। इसीलिए शायद यौवनावस्था को क्या कहा जाता है, अ पीरियड ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्राइफ। यौवनावस्था संघर्ष और तनाव का काल होता है। संघर्ष किसका? व्यक्ति का लोगों से संघर्ष कम होता है, व्यक्ति का व्यक्तियों से संघर्ष कम होता है, व्यक्ति का अपने विचारों से, अपने संवेगों से संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में जहां हम खुद को असफल पाते हैं, वहीं हमारे मन में तनाव आने उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठीक है, कवि के मन में कुछ है, किसी की याद है जो उसे बार बार उद्वेलित करती है। यस आस्था, आगे बढ़े। सर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। हाँ, ये हम चर्चा कर चुके हैं कि सबने इस दुनिया को अपने अपने तरीके से जानने की कोशिश की और जानने और समझने के प्रयास में शायद 100% कोई भी ना जान पाया और जानने का प्रयास करते करते लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए।
तो यहाँ पर इस दुनिया में नादान वही है जो स्वयं को बहुत ज्यादा कुशल और सक्षम समझता है। यस, आगे बढ़े। फिर मूड न क्या जब जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। तो वो कहते हैं मूड न क्या जग। फिर कवि यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि देखो, वो अपने आप का उदाहरण दे रहे हैं कि मुझे देखो, मैं आज भी जो मैंने सीखा है ना उसको भूल कर जो नहीं सीखा है उसे जानने के प्रयास में प्रयासरत हूं। मैं अपने जीवन को ज्ञान के माध्यम से और अधिक सीखते हुए आगे की ओर ले जाना चाहता हूं। तो यहाँ यही संदेश दिया है कि प्रत्येक को सीखने की जो लगन है उसे सदैव बनाए रखना चाहिए। ठीक है आस्था, आगे बोले। मैं और जब और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जब रोज मिटाता। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ बार बार और शब्द का प्रयोग करके कवि ने क्या बताना चाहा है। यहाँ और शब्द में जो निहित अर्थों की जो विविधता है उसे जाने। मैं और, यहाँ और का आशय है डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। मैं और, फिर क्या कहा, और कहा जग। मैं, मेरी प्रवृत्तियां अलग तरह की हैं, मेरी विचारधाराएं अलग तरह की हैं। इस संसार में जो रहने वाले लोग हैं वो पृथक हैं, वो अलग तरह से सोचते हैं। और कहाँ का नाता, लेकिन इस संसार का मुझसे एक संबंध है, क्योंकि मैं इस संसार में जीता हूं, मैं इस संसार में रहता हूं, तो मैं इस संसार से जुड़ा हुआ भी हूं। आगे की पंक्ति। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। एक बार पुनः बोले। जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। हाँ, कवि कहते हैं दुनिया इस पृथ्वी पर यश, वैभव, यानी अपना, अपनी शोहरत और पैसा इकट्ठा करने में जिंदगी लगा देती है। और कवि कहते हैं मैं इस वैभव को, इस यश को, इस शोहरत को ठुकराता हूं, यानी मेरे आगे ये सब तुच्छ है, ये सब बेकार है। सांसारिक भौतिक जो ऐश्वर्य है वो कवि के लिए मायने नहीं रखता। आस्था। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हाँ, कवि के रुदन में, कवि के रोने में राग है, यानी जब जब उनको अंदर से बहुत दुख होता है, अंदर से जब भी उनकी रुलाई फूटती है, वो कविता लिख देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी मेरी हर पीड़ा कविता बनकर इस दुनिया के सामने आ जाती है। और एक और क्या थी आगे, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए हाँ, फिरता हूँ। कवि की जो शीतल वाणी, कवि की जो कविताएं लोगों को दिखती हैं, जो सुकून देती हैं, जो आनंद देती हैं, दरअसल इस कविता सृजन के पीछे कवि की असहनीय पीड़ा है, असहनीय अंदर की आग है, अंदर का दुख है। ठीक है, ओके, यहाँ तक में तो बताओ कोई जिसको हाँ, यहाँ तक सवाल कोई हो तो बताओ, आगे तभी बढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को कुछ नहीं पूछना यहाँ तक में? अच्छा, अगर नहीं पूछना है तो अब सभी लोग अगली क्लास में मेरे द्वारा पूछे जाने वाले उत्तर के लिए तैयार रहेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद हम अपने रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। यानी 10 लगभग 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन, उसके बाद हम रिवीजन को आगे बढ़ाएंगे। अगला रिवीजन पूनम आपको देना है, आप टॉपिक डिसाइड कर लीजिए। तो अगली क्लास में इस कविता को हम कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और अगले रिवीजन की ओर चलेंगे। और सभी बच्चे व्हाट्सएप को देखते रहें, व्हाट्सएप पर अपनी स्वीकृति भेजते रहें, है उससे संबंधित पढ़कर ही आप क्लास में आए। कोई भी बस अपने को केवल ये नहीं कि क्लास में आना है और म्यूट करके वीडियो ऑफ करके बैठ जाना है। Everyone should be active and participation of each and everyone is essential.
So please be ready with the answers of आत्म परिचय। आत्म परिचय के आंसर भी आपको आने चाहिए, और जो अगला हमारा रिवीजन होना है वो भी आप पढ़कर आएंगे, और अगर डाउट है तो आप डाउट के साथ आएंगे, अपनी जिज्ञासाओं के साथ आएंगे, पूछेंगे। हाँ बेटा पूछे। मैम इसमें दो लाइनें हैं कि जब जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। हाँ हाँ तो मैम तो अगर मैम नॉर्मली देखा जाए तो जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम किसी से पूछे जाए पढ़ाई क्यों करते हो, तो मैम सीधा जवाब आता है नौकरी करनी है। हाँ नौकरी क्यों करनी है? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए मैम? आगे प्रोसेस जाती जाती है। तो मैम वैभव के लिए तो सब करते हैं ना, वैभव पैसा। नहीं, तो इसमें तो गलत बहुत अच्छा बताया जाता सवाल है है। मंजुल। मंजुल बहुत अच्छा सवाल है। देखो, भगवान ने शरीर दिया है, तो ये शरीर की नॉर्मल जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हमें खाना भी खाना होगा, है ना। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं हमें पूरी करनी ही होगी। लेकिन कुछ लोग आवश्यकताओं के परे जाकर अतिरिक्त वैभव विलास के लिए पढ़ते हैं। तो आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बस पेपर आउट हो जाए, क्वेश्चन आंसर मिल जाए और हम आंसर लिख दें और पास हो जाए। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिज्ञासाएं रखते हैं, प्रश्न पूछते जाते हैं, और जब तक उनकी संतुष्टि नहीं होती तब तक वो अपने अध्यापकों से चर्चा करते ही रहते हैं। तो क्या समझ आता है, ऐसा नहीं है कि केवल हमें ऐश्वर्य की ही भूख होती है। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं, आपके चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जिन्हें कुछ जानने की, अंदर जो हमारे एक अंदर की भूख होती है, एक हमारे अंतर मन की भूख होती है। उस भूख की शांति किससे होती है? ज्ञान से होती है, अच्छी बातों से होती है, अध्यात्म से होती है। तो यहाँ कवि ये बता रहे हैं कि कवि का जो सच्चा सुख है वो उसे अपनी कविताओं की दुनिया में मिलता है, उसे अपने काव्य जगत में मिलता है, उसे किसी के प्यार में खोने में मिलता है, किसी के प्रति अपना जीवन समर्पित करने में मिलता है। केवल पैसा पाना होता ना तो वो अपनी कविताएं बेच बेच कर पैसा कमा लेते। ठीक है, तो कोशिश अगर हो सका तो, मंजुल का प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न को लेके हम आज अपनी क्लास को अभी विराम देंगे। अगली क्लास में इस बात को और कंटिन्यू करेंगे, क्यों और कैसे। हम ये कविता के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हम बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा इस पाठ के बारे में जानेंगे, और क्यों बच्चन जी ने ये कहा कि मैं उस वैभव को ठुकराता हूं जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। ऐसा क्यों कहा, आप और ढूंढिए और खोजिए, और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर और भी कोई सवाल हो तो वो भी लेके रखिएगा। अगली क्लास के लिए आपके मन में जो भी सवाल हैं आप उन्हें लेके रखेंगे। ठीक है।